Today we will discuss a new topic, nature and features of Indian economy. Before discussing features of Indian economy, we will explain what is the nature of Indian economy. Nature of Indian economy: underdeveloped, developing country; underdeveloped, not fully developed, but development is taking place. Developing country, not fully developed, but the progress is taking place. और इसमें थर्ड वर्ड भी होता है, वो होता है undeveloped. So India is not an undeveloped country. India is an underdeveloped or developing country, because in undeveloped country there is no any scope of development. Before discussing features of Indian economy, let's have a reflections on background of Indian economy. Before independence, the Britishers, they were the rulers of our country. Approximately 200 years they ruled on our country, or they just came for the business purpose. East India Company was established, but धीरे धीरे उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ पूरे देश के ऊपर ही अपना शासन करना शुरू कर दिया. तो आज़ादी से पहले जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं थी, क्यों? बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज नॉट आल्सो एस्टेब्लिश्ड बाय देम. और जो एग्रीकल्चर है उसका जो रॉ मटेरियल है वो दे वर सेंडिंग टू देयर कंट्री, और हमारी कंट्री के अंदर क्या आता था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यहाँ पर आते थे. तो इसलिए ट्रेड से भी कोई हमें बहुत फ़ायदा नहीं हुआ आज़ादी से पहले, बिकॉज दे वर डूइंग ट्रेड जस्ट फॉर द बेनिफिट टू देयर ओन कंट्री. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. द फर्स्ट फीचर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी 65 to 70% पीपल दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर, लेकिन इफ यू सी द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है, लेकिन डिपेंडेंसी के अंदर बहुत सा ज़्यादा अंतर आया नहीं है. और जब आज़ादी मिली तो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, अभी हम 12 से 13% के ऊपर आ गए. तो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है. तो एग्रीकल्चर क्या है, डोमिनेट करता है किसके अंदर, डिपेंडेंसी के अंदर. कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूसली क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है. सेकेंड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट. Unemployment is the biggest challenge for Indian economy, even for the government also, because government could not control that situation, so that youth, they can get more and more opportunities of employment. However, MSME, small medium enterprises, small enterprises, many programs that have been started by government for providing self-employment, guarantee program, Swarnagram, Swarozgar, other kind of रोजगार देने वाले जो प्रोग्राम है सरकार ने शुरू किए हैं. मनरेगा भी उसके अंदर एक प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. लेकिन अभी भी जो बेरोजगारी की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर, बिकॉज एक नई क्लास शुरू हो गई है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं. पढ़े लिखे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एज पर क्वालिफिकेशंस और एज पर आवर स्किल्स. लो स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट फीचर है लो स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इन डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड whole money on the generation of economic growth in the economy, बिकॉज बहुत अदर सेक्टर्स हैं आपके, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी सरकार को डेवलप करना होता है. तो इसलिए सरकार कुड नॉट स्पेंड मच मनी फॉर द इंक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि बहुत सारा हमारा सब्सिडी है, अदर चीज़ें हैं, सोशल डेवलपमेंट है, उसके अंदर बहुत सारा पैसा निकल जाता है. तो इसलिए जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर जी का स्पीच था कि 7% का हमारा टारगेट है. आप किसी भी 5 ईयर प्लान को उठाकर देख लीजिए कि जो भी टारगेट सेट किए गए थे कि हमें इतना इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्पीड मिलनी चाहिए वो स्पीड हमें नहीं मिल पाई है. वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी गरीबी का चक्कर व्यू है, हम उस गरीबी से निकल नहीं पा रहे हैं. वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी
कि बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी। वो कैसे है? बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री में हमेशा स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल और किसका? डोमिनेंस ऑफ लेबर की जब हम बात कर सकते हैं, अबंडेंस ऑफ लेबर की हम बात करते हैं कि लेबर ज़्यादा है और कैपिटल क्या है? कम है। तो कैपिटल यदि कम है, लेबर ज़्यादा है, तो पीपल दे आर नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम भी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो कंजम्पशन के ऊपर, उपभोग के ऊपर हम कैसे खर्च करेंगे? और जो कंजम्पशन के ऊपर हम खर्च करते हैं या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस होता है या वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो जितना भी हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, सो अल्टीमेटली दैट गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर की उसके अंदर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो इसलिए चक्रव्यूह है जो पॉवर्टी का, वो चलता रहता है। लेस डिमांड है, लेस इनकम है, लेस डिमांड है, लेस सेविंग है, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। तो ये चक्रव्यूह हमारा चलता रहता है। सो वी आर नॉट फ्री फ्रॉम दिस वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। लो इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑलवेज डेवलपिंग कंट्री दे हैव स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, और स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल के अंदर वी विल हैव टू स्पेंड money for the generation of economic growth also, because the people, they can get the availability of the goods and services which are required for their livelihood. तो इसलिए infrastructure, because till we don't have much infrastructure, we even not able to establish the industrial sector in our country, because infrastructure is the backbone of the agriculture as well as to the industrial sector also. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पीड है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके यू हैव ऑल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, अदर इवन द ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू कैन से दैट, अदर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन से दैट। द एग्रीकल्चर के अंदर बिकॉज मैकेनाइजेशन, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? लो है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Low share of goods in international markets, because the problem is that we have the domestic market and the international market. Domestic market के अंदर जब चीज़ों की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, गुड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, तो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स की क्या हो जाएगी? स्केर्सिटी हो जाएगी। तो जो आपका जो इंटरनेशनल मार्केट है, उस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो शेयर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपका शेयर कम होगा तो व्हाट विल बी हैपनिंग, क्योंकि हमें जो फॉरेन एक्सचेंज मिलने हैं, या कल को हमने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है अदर कंट्री से, वो कहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे? जब हमारे पास क्या होंगे? फॉरेन एक्सचेंज होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब हमारा एस्टेब्लिश होगा, सो वी कैन बी एबल टू इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी एंड द अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द increase of the efficiency and the productivity in the country. तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ज़्यादा, because the goods and services which are produced, तो उसमें जो सरप्लस है वो हमारे पास इतना नहीं बचता जो हम अदर कंट्री के अंदर भेज पाएँ। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6% के करीब हमारा इंडिया का शेयर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और यदि हम अमेरिका अदर का करते हैं, वहाँ पर 34 या 35% से भी ज़्यादा है अदर जो डेवलप कंट्री है। तो इसलिए शेयर जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इंडियन गुड्स का या इंडिया का जो शेयर है वो कम है गुड्स का। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इफ़ यू सी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और आज की डेट में, तो लगता है थोड़े दिन में हम चाइना को ही क्रॉस कर जाएंगे, और पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। और यदि पॉपुलेशन ऐसे ही हमारी बढ़ती रही तो व्हाट विल बी हैपनिंग, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको घर भी चाहिए, उसको बेसिक नीड्स पूरी करने की भी व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेवल ऑफ लिविंग भी, उसको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भी उसको इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए। तो व्हाट विल बी हैपनिंग कि जो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उससे, और जो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हालांकि जो डेमोग्राफर है वो कहते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन इज ए बून है या फिर वो कर्स है। बून तभी हो सकती है इफ यू कैन मेक द गुड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पॉपुलेशन, और वो तब है जब हमारे पास रिसोर्सेज हों या आपके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी हो, यू सो दैट ऑल पीपल दे कैन बी इन ए पोजिशन टू गेट एम्प्लॉयमेंट।
और ये हाई ग्रोथ पॉपुलेशन के अंदर बहुत बहुत सारी जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो आज की डेट में भी द पीपल दे आर द अनएजुकेटेड पीपल, और जो अनएजुकेटेड पीपल हैं तो वो इलिटरेसी कम होने की वजह से भी ज़्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर तो क्योंकि बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल वेदर कंडीशंस, और यदि वो एनवायरमेंटल वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करेगी तो श्योरिटी नहीं होती वेदर वी विल गेट उतना हमें प्रोड्यूस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपकी किससे भी लिंक करती है, आपकी एग्रीकल्चर से भी, जो हमने अभी बात की थी कि प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर में और पॉपुलेशन में भी दोनों में रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी और यदि सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पॉपुलेशन, तो वो कहाँ पर जाएगी, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। बिकॉज और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेक्टर है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेक्टर है वो भी दैट इज नॉट इन ए पोजिशन टू जनरेट द मोर एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। और अदर यदि हम फीचर्स की बात करेंगे तो बैकवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, वो बैकवर्ड है। और बैकवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव द much technology so that we can increase the efficiency, we can increase productivity। और जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब जो एग्रीकल्चर से, जो हमने डोमिनेंस की बात की है, वो एग्रीकल्चर से लोग कहाँ शिफ्ट होंगे, सो दे कैन गेट दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बैकवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी एग्रीकल्चर के ऊपर जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है। और यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन बैकवर्ड है तो उसके अंदर शेयर ऑफ गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि मतलब हम बात करें तो इसका मतलब हर चीज एक दूसरे से क्या करती है, लिंक करती है। व्हेन यू आर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट मीन्स वन फीचर इज लिंकिंग विद द फीचर ऑफ अदर विच आर गिवन इन द लिस्ट ऑफ फीचर्स। चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बैकवर्ड होगा। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो आपका जो एग्रीकल्चर है उसकी भी जो कंडीशंस है वो क्या होगी, वो सही नहीं होगी। इलिटरेसी, वी कैन डिस्कस अबाउट द इलिटरेसी आल्सो, कि अदर जो फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी का, सो दैट इज इलिटरेसी, दैट इज आल्सो ए कंसर्न टू अस। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक नई क्लास और हमारी उभर के आगे, जिसको हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। और जब हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का नहीं है, सो दैट द स्टूडेंट दे कैन फिट और द यूथ दे कैन फिट फॉर इंडस्ट्री। इस तरह का अप्लाइड पार्ट है दैट इज नॉट टॉट टू द स्टूडेंट्स सो दे कैन बी फिट फॉर इंडस्ट्री। तो इसलिए वी शुड हैव टू मॉडिफाई, वी शुड हैव टू इम्प्रूव आवर सिलेबस so that there must be linkages between the education system and the industry, because the industry provides the more employment opportunities to the people. So till we will not be able to make such an provisions, तो इसलिए जो हमारा जो एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक नई ये क्लास उभर के आ गई है, एक बड़ी क्लास हमारे लिए जो वरी का है यूथ के लिए, तो वो उसको दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब दैट। तो व्हाट वी कैन से दैट इफ यू डिस्कस अबाउट द nature and features of Indian economy, however India is progressing, we are the fastest growing economy। बहुत बार हम किसकी बात करते हैं कि we will be the ruler, we will be the biggest economy। yes, we can be biggest economy, लेकिन जब तक हमें इन चीज़ों से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं हमारे जो कल्चरल ट्रेड्स हैं, कहीं हमारे जो रिलीजन है, कभी हमारा जो कास्ट क्लास क्रीड्स के गैप्स हैं, जॉब्स जो है डिफाइन हो गई हैं। हाउएवर अभी यदि हम बात करें स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स के लिए, दे आर एंटरिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड, लेकिन टिल सच काइंड ऑफ द विच दैट इज द प्रॉब्लम्स विच आर अवेलेबल इन इंडियन इकोनॉमी, यदि हम जब उन प्रॉब्लम से जब तक हम पार नहीं पाएंगे तो हम उसी स्टेज में रहेंगे कि वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, वी आर ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट वी हैव नॉट क्रॉस द स्टेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड वी हैव नॉट रीच द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और जब हम बात करें तो बहुत बार हम बात करते हैं कि एक भारत है, एक इंडिया है, भारत गांव में बसता है, बिकॉज अभी भी तो रूरल एरियाज के अंदर देर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर नॉट अवेलेबल इन रूरल एरिया। द यूथ जो रूरल एरिया के अंदर रहता है, सो दे विल हैव टू मूव टू सिटीज
to get all these facilities. लेकिन इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगी कि जो कोरोना का जो टाइम था, जो कोविड का टाइम था, दैट वाज ए वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. वहाँ पर एग्रीकल्चर ने ही सबसे हमारा साथ दिया है, एंड द पीपल दे हैव स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम cities to rural areas. तो इसलिए we will have to be very cautious and think about the rural economy. We should have to be very cautious and think about our agriculture. और जब तक हम उस सेक्टर को नहीं उभारेंगे, सो वी विल बी उसी चीज़ों में हम उलझे रहेंगे कि हम गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, हम बैकवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन से सफ़र कर रहे हैं. क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी एक रिलेशनशिप है. दोनों कॉम्पिटिटिव नहीं, दोनों इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के. यदि एग्रीकल्चर फ्लोरिश करेगी तो इंडस्ट्री भी फ्लोरिश करेगी. क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर एज इनपुट यूज होता है, चाहे आप सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, आपके मशीनरीज हैं, और यदि आपकी कितनी एग्री प्रोसेसिंग आपकी इंडस्ट्रीज हैं. तो इसलिए दोनों को, इफ यू आर मेकिंग द गुड रिलेशनशिप of agriculture industry, both they are the complementary to each other, not to the competitive. If you are taking all together the industrialization and the agriculture, and to make education system in such a way so that our student, our youth, they can fit for industries, for their jobs, and to motivate the youth to engage in agriculture sector, so that to enhance more and more infrastructural, or to generate more and more infrastructural base in agriculture sector. So what will be happening कि agriculture हमारा घाटे का सौदा नहीं रहेगा, और agriculture क्या होगी कि the youth they can also be transfer or shifting from to the agriculture sector. क्योंकि आज की डेट में यदि हम बात करें तो कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसानी करे, क्योंकि हम कहते हैं एग्रीकल्चर तो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही यूज़ की जाती है. बिकॉज वी डोंट हैव मच स्ट्रॉन्ग इरिगेशन की भी वहाँ ज़रूरत है, गुड जो साइंटिफिक नॉलेज की भी ज़रूरत है, सच काइंड ऑफ द सीड्स, फर्टिलाइजर भी ईजाद करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन बी एबल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. तो मेरा चैनल है प्रोफेसर संतोष नांदल. यू कैन सी दिस लेक्चर and please like and subscribe this channel. आपके कमेंट अच्छे मिलेंगे तो naturally the teacher they are motivated to prepare more and more for their students. So thank you very much. Please like and subscribe my channel, Professor Santosh Nagar.